particular video, we will be discussing about company law. It's the first lecture for the same, and we'll be discussing in this the meaning of company and the formation and incorporation of a company. Okay, so let's begin with the meaning of company. So, the word company is derived from two Latin words. जो company word है हमारा वो दो Latin words से मिलकर बना है, ठीक है, com और panis, ठीक है, com और panis. com का means होता है together and panis means bread, ठीक है, together and bread. So अगर हम इसको combine करें, so company means the association of persons who took their meals together. It's the association of persons who took their meals together. ठीक है, वो company क्या है, ये लोगों का association है, ठीक है, when they come together and they take their meals together. ठीक है, ये हो गया हमारा इसका derivation कि ये word कहाँ से derive हुआ. Now let's look of the general definition. कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस. ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है ऑफ पर्सनस. ठीक है, अब देखो पर्सन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. सो नेचुरल पर्सन लाइक एनीबडी, मी, यू. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन अ कंपनी, अ फर्म, अ ट्रस्ट, अ सोसाइटी एट्सेट्रा. ठीक है, now let's look up the legal definition of company. So अगर हम Companies Act 2013 का section 2 clause 20 read करें, so it states that a company means association of person. ठीक है, a company means the association of person formed or registered under. तो ये कह रहा है कंपनी एक association of person है जो कि फॉर्म हुई है या रजिस्टर हुई है under the present company law, that is Companies Act 2013, or the previous companies laws like Indian Companies Act 1956, 1913, 1882 etc. ठीक है, तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो कि फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुई है या तो अंडर प्रेजेंट कंपनी लॉ जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ कंपनी इज कंपनीज एक्ट. कंपनी का क्रिएटर, कंपनी का डिस्ट्रॉयर, उसको बनाने वाला, उसको बिगाड़ने वाला, दोनों ही कंपनीज एक्ट है. ये राइट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के पास होता है. ठीक है, a company is not merely a legal institution, it is rather a legal advice for the attainment of social and economic end. ठीक है, तो अभी तक हमने कंप्लीट हमारा कंपनी का मीनिंग देखा. पहले देखा कंपनी दो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ, कॉम एंड पैनस. ठीक है, फिर हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ा कि इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ पर्सन होता है. ठीक है, फिर हमने लीगल डेफिनेशन पढ़ा जो कि 2 clause 20 में बताया दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर, फिर हमने पढ़ लिया था. ठीक है, और ये भी बताया कि इसका क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट होता है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. Okay, so first let's discuss the formation of company. ठीक है, section 3 of Companies Act 2013 states that a company may be formed for any lawful purpose by the following. ठीक है, अभी हम 3 तरह की कंपनीज डिस्कस करेंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1% कंपनी. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग बना रहे हैं कंपनी, वो लोग अपनी कंपनी बना सकते हैं फॉर एनी लॉफुल पर्पस. तो ये कंडीशन है कि आप जिस पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हो वो लॉफुल पर्पस होना चाहिए. ठीक है, तो पहला है पब्लिक कंपनी. सो एनी 7 और मोर पर्सन्स व्हेन द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज़ अ पब्लिक कंपनी. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पब्लिक कंपनी कैसे बनती है वो बताया गया है कि अगर 7 और 7 से ज़्यादा लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और उनका लॉफुल पर्पस है तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी. नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी, एनी 2 और मोर पर्सन्स व्हेन द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ प्राइवेट कंपनी. जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, मतलब मिनिमम उसमें 2 है, तो वो प्राइवेट कंपनी, पर्पस लॉफुल होना चाहिए. जबकि पब्लिक में मिनिमम 7 था, तो मैक्सिमम फिर कितना भी हो सकता है. एंड 1% कंपनी, व्हेन एनी वन पर्सन फॉर्म अ कंपनी, इट इज़ अ 1% कंपनी. अगर कोई इकलौता बंदा, एक ही बंदा बना रहा है कंपनी, तो उसको 1% कंपनी बोलेंगे. दे हैव टू सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. और जो भी उस कंपनी के मेंबर्स बन रहे हैं उन्हें अपना नेम, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें अपना नेम मेमोरेंडम में लिखना होगा. ठीक है, दे हैव टू सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. अभी लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फ्यू पॉइंट्स इन रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ 1% कंपनी. सो हियर वी आर हैविंग द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 3 clause 1. ठीक है, सबसेक्शन 1 व्हाटएवर. The memorandum of 1% company has to indicate the name of any and another person with his prior consent in prescribed form. ठीक है, अगर आपकी 1% कंपनी बन रही है तो मेमोरेंडम के अंदर उस पर्सन को किसी अनदर पर्सन का नाम भी लिखना होगा विद हिज कंसेंट. ठीक है, उस जिस बंदे का वो नाम लिख रहा है उसका नाम लिखना जरूरी है मेमोरेंडम के अंदर. ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. सच पर्सन इज टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी in the event of subscriber's death or इन हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो उस पर्सन का नाम क्यों लिखा गया है, उसके पीछे रीज़न है कि इन केस, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, तो कभी
उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है या फिर वो इनकेपेबल है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो उस जगह पर जिस बंदे का दूसरे बंदे का नाम लिखा है मेमोरेंडम में, वो मेंबर ऑफ द कंपनी कहलाएगा, वो सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी कहलाएगा और वो ही एक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सच पर्सन्स रिटन कंसेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन्स कंपनी अलॉन्ग विद इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो जब वन पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होगा तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के साथ साथ उस पर्सन के कंसेंट लेटर को भी रजिस्ट्रार में फाइल कराना पड़ेगा। किस पर्सन के? जिस दूसरे पर्सन का नाम लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी के अंदर। ठीक है। सच पर्सन मे विथड्रॉ हिज कंसेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब मैनर। और उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो जब चाहे तो अपनी कंसेंट वापस ले सकता है। ठीक है। मेंबर ऑफ सच कंपनी में ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। और जो मेंबर है उस कंपनी का वो उस नाम को बदल भी सकता है, मतलब उसके बदले किसी और पर्सन का नाम भी लिख सकता है अनदर मेंबर के रूप में। बट कंपनी हैज देन टू नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ द चेंज। लेकिन जो भी चेंज किया है उसका तुरंत नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सच चेंज इज नॉट टू बी टेकन एज अ ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। और इस चेंज को ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इज अ डिफरेंट थिंग दैट विल डिस्कस पर्टिकुलरली इन द मेमोरेंडम टॉपिक। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 3 में हमने पहले पढ़ा कि 3 तरह की कंपनी फॉर्म होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी, और कितने कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट वी डिस्कस। फिर आपका सेक्शन प्रोविजो जो है सेक्शन 3 का, दैट टॉक्स अबाउट दी वन पर्सन कंपनी के बारे में कुछ बताया कि वन पर्सन कंपनी में एक दूसरे पर्सन का नाम होना चाहिए, उसमें उसकी कंसेंट होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, और वो पर्सन क्या करता है, वो मेंबर बन जाता है कंपनी का अगर वो जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है। और जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है वन पर्सन कंपनी का, तो उसी टाइम पर उस अनदर पर्सन की जो रिटन कंसेंट है वो रजिस्ट्रार में फाइल करानी होती है। वो अपने कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। और मेंबर जो है वो उसके अलावा उसको हटा के किसी और पर्सन का नाम चेंज भी कर सकता है, लेकिन जो चेंज करा है उसको रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कराना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, और इस चेंज को ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 3 क्लॉज 2. So a company formed under this section may be either a company limited by shares, company limited by guarantee and unlimited guarantee. तो यहाँ बोल रहा है कि जो कंपनी इस सेक्शन के अंदर फॉर्म हो रही हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, या तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती हैं, या तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती हैं, या फिर वो अनलिमिटेड गारंटी कंपनी हो सकती है। ठीक है। अब ये तीनों क्या होती है, तो पहले हम देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 21 में एक्सप्लेन है। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में तो आपका कंपनी की डेफिनेशन थी, सेक्शन 2 क्लॉज 21 में है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें कह रहा है इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the members may respectively undertake to contribute to the assets of company in the event of its wound up. ठीक है। ये वो कंपनी होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है, कंट्रीब्यूट करने की कितनी होती है, उतनी लिमिटेड होती है जितना अमाउंट मेमोरेंडम में लिखा है कि वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंट्रीब्यूट करेंगे टू द असेट्स ऑफ द कंपनी। सिर्फ उतनी लिमिट तक ही लाइबिलिटी होती है। फिर नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये आपका बता रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 22 में। इट मीन्स अ कंपनी having the liability of its members limited by memorandum to such amount unpaid on shares respectively held by them. ठीक है। तो वो उतने अमाउंट के लिए लाइबल होते हैं जितना अमाउंट अनपेड है ऑन शेयर्स जो कि विच वर हेल्ड बाय देम, जो कि उनके द्वारा होल्डेड शेयर्स थे, उस पर जितना अनपेड अमाउंट है वो उतने अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल है, उतनी ही उनकी लिमिट है। ठीक है। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लास्ट है अनलिमिटेड कंपनी। तो ये दे रखा है आपका 2 क्लॉज 92 में। So it means a company which is not having any limit on the liability of the members. ठीक है। तो जो कंपनी के मेंबर्स उनकी कोई लिमिट नहीं है उनकी लाइबिलिटी की एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देयर इज नो लिमिट फिक्स इन द मेमोरेंडम और एनी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2, जिसमें बताया कि कंपनी कैन बी आइदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी which is having unlimited guarantee. ठीक है। और वो बताया था 2 क्लॉज 21, 2 क्लॉज 22, 2 क्लॉज 92। तो ये आपका हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो गया जो कि बेसिक सेक्शन 3 डिस्कस करता है। अब हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है। तो ये सेक्शन 7 बताता है इसके बारे में। तो सेक्शन 7 स्टेट्स दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन एक कंपनी का कैसे होता है, बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार। आपको रजिस्ट्रार जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। ठीक है। अभी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, द एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनीड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स।
पहला MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. थर्ड, कॉपी ऑफ अग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी प्रपोजेस टू एंटर इनटू विद एन इंडिविजुअल फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर. ठीक है, उसके MOA AOA के साथ साथ उस एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए जो अग्रीमेंट किसने बनाया था, कंपनी ने बनाया था किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, किस रिगार्ड में, उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में इन द कंपनी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एज अ होल टाइम डायरेक्टर या फिर एज अ मैनेजर. ठीक है. एंड फोर्थ, a declaration that all the requirements of act have been complied with. ठीक है, एक डिक्लेरेशन साथ में देना होगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इस एक्ट की, कंपनी को फॉर्मुलेट करने की, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की, वो सारी पूरी हो चुकी है, दे हैव बीन कंप्लाइड विद. तो ये 4 चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए और जिसको फाइलिंग कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के बाद पास, तभी रजिस्ट्रेशन होगा एक कंपनी का. नाउ पॉइंट नंबर 2 स्टेट्स दैट दिस डिक्लेरेशन शुड बी साइंड बाय एन एडवोकेट और बाय एनी प्रपोज्ड फॉलोइंग्स. जो डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर वो साइंड होना चाहिए. अभी साइंड या तो एडवोकेट के द्वारा हो सकता है या फिर इन फॉलोइंग लोगों के द्वारा. वो कौन कौन है? आइदर डायरेक्टर ऑफ कंपनी और मैनेजर ऑफ कंपनी और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी और CA यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कंपनी हु इज इन द होल टाइम प्रैक्टिस इन इंडिया. ठीक है, तो या तो एडवोकेट हो या फिर डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, CEO, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है. ओके, नाउ इसके ऊपर एक केस है दैट इज सेल्वराजन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 1986. So it states that the documents have to be in print or computer printing by laser but not Xerox. ठीक है, तो वो प्रिंट होने चाहिए. ठीक है, और कंप्यूटर प्रिंटिंग बाय लेजर, लेकिन वो Xerox नहीं होना चाहिए. ठीक है. Section 7 of 2013 introduces certain new requirements. An affidavit has to be filed by each subscriber to the memorandum. ठीक है, ये सेक्शन 7 के अंदर कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे 2013 में जो आया उसके अंदर, जैसे कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं टू द मेमोरेंडम उन्हें एफिडेविट फाइल कराना पड़ेगा. सेकंड, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश. जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता तब तक जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो होना चाहिए. थर्ड, पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम. ठीक है, जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस उनका, नेशनैलिटी, प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ. ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये कुछ 2013 के एक्ट के अंदर न्यू रिक्वायरमेंट्स एडेड की गई थी एप्लीकेशन के अंदर. पहले तो बेसिक 4 थे, MOA, AOA, कोई भी एग्रीमेंट की कॉपी और डिक्लेरेशन. ठीक है, अब इसके बाद 3-4 और ऐड कर दिए गए, जैसे कि एक एफिडेविट जो कि जितने भी सब्सक्राइबर्स मेमोरेंडम है उन्हें फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, और देयर रेसिडेंशियल एड्रेस, देयर नेशनैलिटी एंड देयर आइडेंटिटी प्रूफ. ठीक है. Apart from this, so now when subscriber is a body corporate, so जब subscriber एक body corporate बन जाता है, so there should be particulars of persons mentioned in articles as first directors of company. अगर कोई body corporate यानी कि अगर कोई body corporate subscriber बनता है in the memorandum of a company, then following particulars should be there. पहली चीज़, particulars of persons mentioned in articles as first directors of company. जो भी first directors है कंपनी के वो उनके particulars, their names including surname और family names, DIN यानी कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनैलिटी, proof of identity and particulars of interests of persons mentioned in the articles. ठीक है. Now section 7 subsection 4 states that the company has to maintain and preserve at its registered office copies of all the documents and information as originally filed. ठीक है, जैसे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में हमने ओरिजिनली एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाले थे, सबमिट किए थे रजिस्ट्रार के पास ऑफ द कंपनी. तो यहाँ बोल रहा है कि कंपनी को अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनकी कॉपी सबमिट करनी होगी, मेंटेन करके रखनी होगी, प्रिजर्व करके रखनी होगी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. ठीक है. सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट इफ रजिस्ट्रार फाइंड्स द डॉक्यूमेंट्स टू बी सेटिस्फैक्ट्री. अगर रजिस्ट्रार जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर करता है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, देन ही रजिस्टर देम. ठीक है, एंड देन एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी. रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर नेम ऑफ द कंपनी लिखता है एंड इशू अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट इशू करता है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. राइट. Now section 7 subsection 3 states that registrar has then to allot to company a corporate identity number. अब एक सर्टिफिकेट दे दिया, नाम रजिस्टर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया. इसके बाद अब रजिस्ट्रार को क्या करना है, रजिस्ट्रार एक नंबर अलॉट करेगा दैट इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर विच इज़ टू बी अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जिससे एक कंपनी की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनती है. ठीक है, सोसाइटी के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर. दिस नंबर हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के अंदर ही ये नंबर लिखा जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. तो ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के रिगार्ड में सेक्शन 7.
नाउ लेट्स सी पनिशमेंट फॉर फॉल्स पर्टिकुलर्स. अगर कोई भी पर्सन कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो लोग कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स देते हैं तो उसकी क्या पनिशमेंट है, इसके बारे में सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि इफ़ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी मटीरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ही वॉज अवेयर, ठीक है, ही इज़ टू बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447. तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन जिसको जो रियल इन्फॉर्मेशन जानता था, जिसके पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसके बावजूद उसने फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, पर्टिकुलर्स दिए, तो वो लायबल होगा फॉर अंडर सेक्शन 447 ऑफ आईपीसी. 447 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ठीक है, उसके लिए लायबल कंसिडर किया जाएगा उस पर्सन को. ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में बोला गया. नाउ सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 स्टेट्स दैट इफ इट इज प्रूव्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी दैट द इनकॉर्पोरेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय following: by first furnishing false or incorrect information, or by suppressing any material fact or information, or by fraudulent action by the promoters, the persons named as first directors and those who are making declaration are liable under section 447. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बाद अगर ये पता चलता है कि जो कंपनी फॉर्मुलेट हुई है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करने से बनी है, या फिर किसी मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करके उसे दबा के उसे छुपा के बनी है, या फिर किसी फ्रॉडुलेंट एक्शन के थ्रू ये इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं और जो भी डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो सब लायबल होंगे अंडर सेक्शन 447. नाउ सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 बोलता है दैट इन सच केसेस एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी मेड टू द ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पहले तो 447 के अंदर उसको लायबल डिक्लेयर कंसिडर किया जाएगा. उसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी एंड इट कैन पास एनी ऑर्डर. ठीक है, और जो ट्रिब्यूनल है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है. क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? तो देयर आर 5 ऑर्डर्स. फर्स्ट ए, pass order for regulation of management of company include any changes in its memorandum and articles in public interest or in the interest of company or in the interest of the members and creditors. तो एक क्या ऑर्डर पास कर सकता है कि जो भी फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर कोई भी चेंज कर देना, ठीक है, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट या फिर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या फिर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. या फिर क्या सेकंड कौन सा ऑर्डर पास कर सकता है? इट कैन पास ऑर्डर और इट कैन डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज टू बी अनलिमिटेड. ये बोल देगा कि जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड है. थर्ड, डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार. ये तक बोल सकता है कि कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से रिमूव कर दो. ठीक है, पास एन ऑर्डर फॉर विंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकता है. और लास्ट, पास एन ऑर्डर एज इट मे डीम फिट. ठीक है, जो भी ऑर्डर इसके अलावा उनको लगे ठीक वो पास कर सकता है. नाउ प्रोविजो. बिफोर एनी सच एबव ऑर्डर्स कंपनी हैज़ टू बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स पास करने से पहले ट्रिब्यूनल को, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपनी बात कह सके, उनको सुनना होगा. ट्रिब्यूनल हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द ट्रांजैक्शंस एंटर इनटू द कंपनी इंक्लूडिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स ऑफ एनी लायबिलिटी. ठीक है, तो ट्रिब्यूनल जो है इस केस को इसके ऑर्डर पास करने के साथ साथ इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, जैसे कि जो भी एंटर कंपनी के द्वारा किए गए थे, उन्हें कंसिडरेशन में लेना होगा. लाइक जो भी ऑब्लिगेशंस है कंपनी की, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी के, या जो भी पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी. ठीक है, कोई भी लायबिलिटी है पेमेंट करने की कंपनी के ऊपर, उन सबको अंडर कंसिडरेशन लेकर ही कोई भी ऑर्डर पास करना होगा. ठीक है, तो ये आपकी हो गया अगर पनिशमेंट है आपकी, अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है. तो पहला सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 बताता है आपका, ठीक है, कि बस पहले तो वो बताता है कि 447 के अंदर लायबिलिटी होगी. फिर बेसिक बताता है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 में बताता है कि क्या क्या करने पे किन किन लोगों के ऊपर ये लायबिलिटी होगी. और फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 बताता है कि ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक अप टू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रिंग्स कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज अ लीगल पर्सन. मैंने आपको बताया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कि एक जो जब सारे डॉक्यूमेंट जब फाइलिंग हो जाता है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद वो एक कंपनी को सर्टिफिकेट इशू करता है, उसका नाम रजिस्टर में लिखता है और सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये जो है कंपनी को एक लीगल पर्सन के रूप में एग्जिस्ट कराता है. ठीक है, ब्रिंग्स कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज अ लीगल पर्सन. कंपनी एक लीगल पर्सन बनती है ये सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद. अपॉन द इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट द कंपनी इज बॉर्न. जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद ये कंपनी बॉर्न होती है. द कंपनीज लाइफ commences from date mentioned in the certificate of incorporation and date appearing on it is conclusive even if wrong.
ओके तो ये बोल रहा है कि एक कंपनी की लाइफ कब से मतलब कंसिडर की जाती है कि कमेंस हुई है, उस डेट से जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है, ठीक है। और भले ही वो गलत भी हो लेकिन वो कंक्लूसिव फाइनल कंसिडर की जाएगी, ठीक है। नॉट ओनली डज द सर्टिफिकेट क्रिएट द कंपनी, इट ऑल्सो इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ना सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी को क्रिएट करता है या फिर एक कंपनी को का बॉन्ड करता है, बल्कि वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट के हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वो सारे के सारे कंप्लाइड हो चुके हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बाइंड अ कंपनी बिफोर इट बिकम्स कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बाय इनकॉर्पोरेशन। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा कंपनी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो लायबल ही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी नहीं है ना तब तक। सो टू कंसेंटिंग पार्टीज आर नेसेसरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज अ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज अ नॉन एंटिटी। अ कंपनी हैज नो स्टेटस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का कोई स्टेटस नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है उसका, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। केस है हमारे पास CIT वर्सेस सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 1996, CIT वर्सेस सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 1996। So Kerala High Court held that a writ cannot be issued to cancel the registration of a company under the Companies Act, ठीक है। कोई भी रिट कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने को कैंसिल नहीं करा सकती है, ठीक है। कोई भी रिट कैंसिल कराने के लिए इशू नहीं कराई जा सकती है अंडर द कंपनीज एक्ट। ये किया था CIT वर्सेस सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 1996। अ कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड नॉर कैन स्यू ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने बोला कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट बाइंड ही नहीं कर सकता कंपनी को बिफोर इनकॉर्पोरेशन, तो नाइदर अ पर्सन कैन स्यू और नॉर कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड और नॉर कैन स्यू ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने 2 केस लॉ पढ़े हैं। पहला केस हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 में, जिसमें बताया था कि सेल्वराजन वर्सेस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी 1986 में बोला था कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंटिंग होने चाहिए बाय लेजर और जेरोक्स नहीं होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा CIT वर्सेस सिटी मिल्स, इसमें बोला कि रिट इशू नहीं हो सकती है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। So with this we are done with what is the meaning of company, definition of company and formation and registration of company. Specifically in this we discuss section 2, section 3 and section 7.